पिछले वीडियोस में हमने सोर्स 5 तक विद ऑल द पिक्चर्स, ऑल द सोर्सेज एंड 3.1 तक सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल मूव ऑन विथ वी विल नीड मच मोर दैन दिस रेजोल्यूशन. 3.2 कौन सा रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे इंट्रोड्यूस किया था और उससे रिगार्डिंग एक स्पीच भी दी थी जो स्पीच हमें सोर्स 1 में पढ़ने को मिल जाती है. तो वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन, मतलब ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हो रही है. ठीक है. देखिए अब N.G. रंगा एक सोशलिस्ट थे जो कि पेजेंट मूवमेंट के लीडर रह चुके हैं. ठीक है. और उनका ये कहना था कि आप माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स में वो करो. देखिए इसके पहले हमने देखा कि इसके पहले जब हम उसकी बात कर रहे थे तो हमने देखा कि बी पॉकर बहादुर जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे और हम कल्चरल टर्म्स पे माइनॉरिटीज़, सोशल टर्म पे माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस टर्म पे माइनॉरिटीज़, हमें ये सब एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. N.G. रंगा एक सोशलिस्ट थे जो कि पेजेंट मूवमेंट के लीडर रह चुके हैं और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में हमारा माइनॉरिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब N.G. रंगा ये कहते हैं कि एक्चुअल में माइनॉरिटी वो है जो पुअर है, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है. तो he welcomed the legal rights the constitution was granting to each individual but pointed to its limits. In his opinion, it was meaningless for the poor people in the villages to know that they now had the fundamental right to live and to have full employment, or that they could have their meetings, conferences, their associations and various other civil liberties. It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed. For this, they needed protection, they needed props, they needed a ladder, said रंगा. तो देखिए N.G. रंगा का कहना ये था कि ओके, वो खुश थे इस बात से, उनको वो था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन उनको इतने फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, राइट टू लिव, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब चीज़ें उनको दे रहा है. N.G. रंगा से ठीक है, आप ये इंडिविजुअल्स को दे रहे हो, बट इससे उन पुअर लोगों का कुछ इतना है नहीं. उनको एक्चुअल में क्या चाहिए? उनको एक लैडर चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट द मासेस, अगेंस्ट द कॉमन एंड द रिच मैन, जो कि जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके. तो N.G. रंगा के हिसाब से रियल माइनॉरिटीज़ है वो है पुअर, जो इकोनॉमिकली वीकर है. तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए और ऐसे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले और वो इस सोशल सेटिंग में भी डेवलप कर सके और आगे बढ़ सके. तो हमने ये देखे कि कितने अलग अलग व्यूज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे आ रहे थे. तो काफ़ी डाइवर्स था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए. एंड इस पूरे चैप्टर के पढ़ने का जिस्ट ही यही है, द बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये कितने लोगों ने कितने दूर दूर तक सोचा. कितने N.G. रंगा तो एक सोशलिस्ट लीडर थे, बट उन्होंने पुअर पीपल के बारे में सोचा, इकोनॉमिकली वीकर के बारे में सोचा, आर्ग्यूमेंट्स दिए. एंड दीज लीडर्स रियली केयर्ड फॉर द पीपल, है ना. वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम उनकी स्पीचेस सुने तो वो एक्चुअली दे स्टूड बाय देयर प्रिंसिपल, दे केयर्ड फॉर द पीपल. सोर्स 6 डिस्कस कर रहे थे, द रियल माइनॉरिटीज़ आर द मासेस ऑफ दिस कंट्री. देखिए सोर्सेज जितने भी हमें दिए हुए हैं वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है. इसके पहले हम सोर्स 5 भी देखे तो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट से के उससे रिलेटेड है, गोविंद बल्लभ पंत के. तो ये N.G. रंगा के वो है कि सर, there is a lot of talk about minorities. Who are the real minorities? Not the Hindus in the so-called Pakistan provinces, not the Sikhs, not even the Muslims. The real minorities are the masses of this country. People are so depressed and oppressed and suppressed till now that they are not able to take advantage of the ordinary civil rights. What is the position? You go to the tribal areas. According to law, their own traditional law, their tribal law, their lands cannot be alienated. Yet our merchants go there. And in the so-called free market, they are able to snatch their lands. Thus, even though the law goes against the snatching away of their lands, still the merchants are able to turn the tribal people into veritable slaves by various kinds of bonds and make them hereditary bond slaves. Let us go to the ordinary villages. There goes some money. तो मतलब पूरे इसमें वो यही कहते हैं कि रियल माइनॉरिटीज़ हिंदूज, मुस्लिम्स या सिख्स नहीं है. ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें, दे आर नॉट द रियल माइनॉरिटी. रियल माइनॉरिटी है द पुअर, द डाउन ट्रॉडन, द वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. जैसे कि उन्होंने ट्राइबल्स का एग्जाम्पल दिया कि ट्रेडिशनल लॉ के हिसाब से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
उनके जो मतलब उनका वो लैंड है, लेकिन फिर भी मर्चेंट्स जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमी बेटरमेंट के लिए वो जाते हैं और उनसे वो लैंड ले लेते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. वो कहते हैं कि एक्चुअल में जो है ये होना चाहिए कि इन लोगों को, ये ट्राइबल है, ये इकोनॉमिकली वीकर है, इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के से उससे. ठीक है. और वो यही कहते हैं कि हम ऑर्डिनरी लोगों के पास जाते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं, मनी लेंडर उनसे इतने हाई इंटरेस्ट पे मनी ले लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. ओके. और विलेजर्स को, इन लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, इन लोगों को भी डेवलपमेंट का एक मौका मिलना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए. ये रियल माइनॉरिटी है जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. ओके. Ranga also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly. Ranga ये इस चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं कि जो एक्चुअल मासेस हैं, मतलब उनके हिसाब से जो एक्चुअल सिटीजनरी है इंडिया की, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो ये कहते हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप क्या एक्चुअल में मतलब क्या हम उनका एक हिस्सा है? नो, हम लोग कहते हैं हम उनका हिस्सा है, लेकिन हम एक्चुअल में मास नहीं है, हम डिफरेंट है उनसे. वी आर लीडिंग अ डिफरेंट लाइफ. उनके एजुकेटेड है, उनकी प्रॉपर आइडियोलॉजीज हैं, वो लिटरेट हैं, और वो जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है जैसे कि सोशलिज्म होता क्या है. जिन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने डिबेट्स हो रहे हैं, क्या उनको इतना कुछ पता है? क्या उनको इस चीज़ से वो है कि यार सोशलिज्म है, सोशलिज्म इंडिया अडॉप्ट करता है या कैपिटलिज्म अडॉप्ट करता है? तो यही कहते हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट करें, बट वी आर नॉट द मास. हम सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए बोल रहे हैं. तो ये इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं. और रंगा एक ग्रुप्स को, ट्राइबल्स को वो एक मेंशन करते हैं. ओके. एंड उनके ट्राइबल्स को जो मेंशन करते हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जयपाल सिंह. और जयपाल सिंह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वेलकम में कहते हैं कि एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रेजोल्यूशन, बट माई कॉमन सेंस टेल्स मी दैट एवरी वन ऑफ अस शुड मार्च इन दैट रोड टू फ्रीडम एंड फाइट टुगेदर. If there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. तो जयपाल सिंह भी अपना पॉइंट, ट्राइबल्स का पॉइंट रखते हुए बोलते हैं कि पिछले 6000 सालों से हम ट्राइबल्स को डिस्ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है. ब्रिटिशर्स भी जब आए तो उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया. ट्राइबल्स को हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है पहाड़ियाज के बारे में कि कैसे उनसे उनकी लैंड ले ली गई थी. ये तो हिल पीपल है, बट ट्राइबल्स का भी यही हाल है. ब्रिटिशर्स ने उनसे उनकी लैंड छीन ली, उन्हें लैंड में आने नहीं देते थे, उन्हें स्लेव्स बना दिया, उनको लेबर, बॉन्डेड लेबर के नाम पे कहाँ कहाँ ले जाते थे, वर्क करवाते थे. तो जयपाल सिंह अपना पॉइंट रखते हुए यही कहते हैं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो रेजोल्यूशन पास किया था, इसको वेलकम करता हूँ, और मैं उनके वर्ड को बिलीव करता हूँ कि वो ये रेजोल्यूशन हर किसी पे अप्लाई होगा. सच में हम ट्राइबल्स को, जिनको पिछले 6000 ईयर्स से इतना ऑप्रेस किया गया है, हमारा डेवलपमेंट नहीं होने दिया है, उसको एक नया चैप्टर बिगिन होगा, एक नए चैप्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में बिगिन होगा, और हमको भी वो डेवलपमेंट, वो अपॉर्चुनिटी, वो इक्वल जस्टिस हमको मिलेगा, और हमको भी निगलेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. तो ये पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं हर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. और इसके भी ये हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सरफेस से हम पढ़ रहे हैं. लेकिन और ज़्यादा अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो हमें और डिटेल में पता चलेगा कि कैसे हर पॉइंट को क्रिटिसाइज किया गया. मतलब हर एक पॉइंट पे जो है वो डिस्कशन हुआ है. तो इतना स्क्रूटनाइज करके हर लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही नहीं कोई भी अडॉप्ट कर लिया गया. हर किसी पर काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन हुआ है. ठीक है. तो यही बात होती है कि ट्राइब्स जो थे वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं थे. उन्होंने ये, जयपाल सिंह ने ये चीज़ बोला कि न्यूमेरिकली माइनॉरिटी मतलब वो नंबर में माइनॉरिटी नहीं थे. उनकी पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज वो माइनॉरिटी नहीं थे, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी. उनसे लैंड उनका ले लिया गया है, उनका फॉरेस्ट ले लिया गया है, तो उनको नए अपने अपने जो उनसे लैंड ले लिया है उसकी वजह से उनको दूसरी जगहों पर मूव करना पड़ा है अपने घर से, और उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. वो अभी भी बैकवर्ड है बाकी सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में. बाकी सोसाइटी इतनी लिटरेट है, एजुकेटेड है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है. तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. वो चाहते हैं कि
कि ट्राइबल्स को भी वो बराबरी का हक मिले और सोसाइटी में वो जगह मिले, ठीक है। और वो फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस जो ट्राइबल्स और रेस्ट ऑफ सोसाइटी के बीच में है, उनके बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि आर पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस, वी आर विलिंग टू मिक्स विथ यू। आपको हमारे साथ मिलना जुलना पड़ेगा, आपको हमको अलग से नहीं देखना है कि वी आर डिफरेंट। हमारा कल्चर अलग है, हमारा तरीका अलग में भी थोड़ा सा है रहने का कि थोड़े प्रिमिटिव है, लेकिन आपको हमें मिक्स होने देना है, हमको आपसे मिक्स होने, हम आपसे मिक्स होना चाहते हैं, हमारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बट दे आर जयपाल सिंह इज सेइंग दिस टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट यू हैव टू ऑल्सो मिक्स विथ अस, ओके। और सिंह नहीं बोल रहे थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, लेकिन वो चाहते थे कि रिजर्वेशन हो ट्राइबल्स का, ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन का एक मौका मिले, ठीक है। वी आर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे रिलीजियस माइनॉरिटी के बेसिस पे जो था वो राइट्स की मांग हो रही थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के उन पे राइट्स की मांग हो रही थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एन.जी. रंगा बोल रहे थे, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए बी पॉकर बहादुर बोल रहे थे, ट्राइबल्स के लिए जयपाल सिंह बोल रहे थे। अब एक और जो माइनॉरिटी के नाम पे बात आती है वो है डिप्रेस्ड कास्ट की, और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इसके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वेल नोन बी.आर. अम्बेडकर। और वो बी.आर. अम्बेडकर जो है वो काफ़ी लंबे समय से, मतलब 1930s से ही वो डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। लेकिन शुरू से महात्मा गांधी ने इस चीज़ का अपोज किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इतने टाइम तक भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले। कई बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई है, लेकिन महात्मा गांधी ने हर बार इसका जो है वो अपोजिशन किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस को, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि अनटचेबल्स को, मतलब ये डिप्रेस्ड क्लासेस को हमें साथ लेके चलना है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आने से ये अभी जितने अलग है ये और ज़्यादा अलग हो जाएंगे, ये सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे, और यूनिटी की जो वो देख रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो बी.आर. अम्बेडकर यही कहते हैं कि मतलब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि परमानेंटली सेग्रीगेट कर देंगे जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखिए, मतलब महात्मा गांधी ने तो यही बोला कि ये जो है ये हरिजन है, मतलब ये गॉड ऑफ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, हरि के जन है, हरि मतलब गॉड एंड जन मतलब पीपल, गॉड के पीपल है ये, ओके। और कुछ लोगों का कहना ये था कि अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम है ये प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड से नहीं होगी, ये डिसेबिलिटीज़ है जो कि सोशल नॉर्म्स की वजह से, मॉरल वैल्यूज़ की, तो सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा उनको। ये सोसाइटी ने हमेशा से उनको अपने आप में मिक्स होने के लिए, अपने साथ खाना बैठ, मतलब इतना तक बोलते थे कि एक दलित, जो आजकल वर्ड यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं उस टाइम की कंडीशन बता रही हूँ कि जो दलित है, जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, उसमें वो उनकी परछाई तक पढ़ने नहीं देते थे। बहुत सारे ऐसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि अगर अनटचेबल्स को, दलित्स को आउटसाइड सिटी रहना पड़ता था, वो एक ही वेल से पानी नहीं ले सकते थे, कपड़े अलग, मंदिर अलग, अगर उनको आना था तो वो आयरन वेसल्स बजाने पड़ते थे, एंड ऑल दैट चीज़ें हमने पढ़ी है। तो जे नागप्पा जो कि मद्रास से थे, वो भी डिप्रेस्ड क्लासेस का साइड लेते हुए कहते हैं कि वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफ़र नो मोर। वो भी ये कहते हैं कि वी हैव रियलाइज कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और अब हम तैयार है कि हम भी सोसाइटी के ऊपर असर्ट करें, हमें हमारे राइट्स मिले, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, हम उस चीज़ के लिए तैयार है कि अब हम और सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। और नागप्पा ने यही बात बोली, जे नागप्पा का कहना था कि हम ऐसे माइनॉरिटी न्यूमेरिकली नहीं है, हम लोग टोटल पॉपुलेशन का 20 to 25% हिस्सा बनाते हैं, 20 to 25% हम लोग टोटल पॉपुलेशन का है, तो हम लोग न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें शुरू से ही मार्जिनलाइज करा गया है, हमें एजुकेशन नहीं मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई कहना नहीं है, गवर्नेंस में नहीं है, तो इस वजह से हमें भी अब इक्वल राइट्स चाहिए, ओके। और के.जे. खंडरकर जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस से, वो कहते हैं, वो भी ये डिप्रेस क्लासेस का साइड लेते हुए कहते हैं कि हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर से सप्रेस किया गया है, इतने एक्सटेंड तक कि हमारी माइंड और बॉडी और हमारा हार्ट जो है उनको काम करने की, हमें आगे बढ़ने की वो नहीं है, बट ये हमारी पोजीशन है कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया है। और पार्टीशन वायलेंस के बाद अम्बेडकर भी
पार्टीशन वायलेंस को देखने के बाद मतलब अंबेडकर को फिर रियलाइज़ हुआ 1946 में, तक भी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड करते थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टीशन देखा तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस और बढ़ाएगी और सेग्रीगेट कर देगी। ठीक है, तो अंबेडकर ने फिर आप बहुत लंबे समय तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मांग करते हुए, उसके बाद वो पार्टीशन देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करना, जो गांधी जी इतने टाइम से उसको अपोज कर रहे थे, वो सही था। ठीक है, इससे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी जो डिप्रेस्ड कास्टेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो सिर्फ वो सुसाइडल स्टेप हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, वो ये कहते थे कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, कि हम आपको नहीं छूते, उनको नहीं छूते, वो अबॉलिश की जाए। हिंदू टेम्पल्स में सभी को एंट्री दी जाए, लेजिस्लेचर में उनको सीट दी जाए, रिजर्वेशन हो क्लासेस का, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो। ये अंबेडकर अब समझ चुके थे आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये सिर्फ उससे नहीं होगा कि आप उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दो या ऐसे कुछ। लोगों की सोच में ये फ़र्क आना चाहिए, मॉरली ये चेंज आना चाहिए, तभी जाके जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड कास्टेस है, वो उस लेवल पे आ पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकली आपने उनको राइट्स दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर सोशली राइट्स नहीं मिलेगी, तब अगर सोशली उनको राइट्स नहीं मिली, कि सोसाइटी के मन में ये चीज़ नहीं आई कि अब हम इक्वल है, सभी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, भगवान के लोग हैं, इंसान हैं, तब तक वो ये चीज़ हमारे उससे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। और भी लोग हैं, दक्षायणी वेलायुधन, मद्रास में एक्चुअली साउथ साइड में ये अनटचेबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा था। था तो पूरे इंडिया में फैला हुआ था, लेकिन साउथ साइड में इसकी डिमांड भी, मतलब ये जो था वो बहुत ही ज़्यादा था इसके लिए। और दक्षिणी वेलायुधन मद्रास से कहते हैं कि हमें सभी तरीके के सेफ गार्ड नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें मॉरल प्रोटेक्शन चाहिए, हमें मॉरल सेफ गार्ड चाहिए कि अब सोसाइटी हमें मॉरली जो है वो एक्सेप्ट करे। और मैं नहीं चाहता कि हम नहीं चाहते कि हम माइनॉरिटी बने। हम लोग 70 मिलियन है इन नंबर्स, ओके, 70 मिलियन इज लाइक 7 करोड़ से हरिजन है, तो वी डोंट वांट द माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। हम चाहते हैं कि हमारे सोशली जो हमको डाउन ट्रॉडन दिखाया गया है, माना गया है, वो हमारे उससे रिमूव हो जाए, सोशली लोगों के मन से ये चीज़ हट जाए। ठीक है, वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस। हंसा मेहता बॉम्बे के, अब ये अलग टाइप का एक जस्टिस मानते हैं। अभी तक हमने रिलीजियस का देखा, डिप्रेस क्लासेस का देखा, इकोनॉमिकली का देखा, ट्राइबल्स का देखा। हंसा मेहता जो है वो एक अलग मांग करती है, और वो कहती है कि विमेन के लिए नॉट रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इन सब चीज़ों की मांग नहीं करते हैं। विमेन के लिए ये मांग करते हैं कि हमें कोई प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, हमें कोई अलग से स्पेशल जस्टिस या अटेंशन या इकोनॉमिक जस्टिस नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें अलग से कोई प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, हमें सोशली इकोनॉमिकली जस्टिस चाहिए। वी वांट टू बी इक्वल टू मैन, हम इक्वल रहना चाहते हैं उनके, जो कि सिर्फ इससे पॉलिटिकली उससे नहीं आएगा। हमें ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब एक जेंडर दूसरे जेंडर की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करे, उनकी भावनाओं को समझे, इमोशन को समझे, उनसे कोऑपरेशन करे, तभी ये जो कि डिफरेंस है मेन और वेमेन के बीच में ये अलग हो पाएगा। तो हमने देखा कि डिफाइनिंग राइट्स वाले इसमें कि कैसे अलग अलग जो थे उसमें हमने अलग अलग में देखा कि कैसे बी पॉकर बहादुर रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए मांग कर रहे थे, और उनके उनके अगेंस्ट में आर वी धुलेकर ने उनको काउंटर करा था। गोविंद वल्लभ भाई पंत ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट बोला था। हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आवाज़ उठते हुए देखी, हमने ट्राइबल्स के लिए आवाज़ उठते हुए देखी है कि एन.जी. रंगा इकोनॉमिकली टर्म्स में माइनॉरिटीज़ को कह रहे थे, और उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है इसके ऊपर। जयपाल सिंह ने ट्राइबल्स के लिए आवाज़ उठाई है और कह रहे थे कि ट्राइबल्स को बराबरी का हक मिलना चाहिए। अम्बेडकर ने एंड बहुत सारे नागप्पा ने, के.जी. खंडरकर ने, इन लोगों ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आवाज़ उठाई है। हंसा मेहता ने विमेन के लिए आवाज़ उठाई है। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर सेक्शन ऑफ पीपल का रिप्रेजेंटेशन था, और उनके लिए वो लोग उनकी आवाज़ उठा रहे थे, और वो चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के राइट्स को इंश्राइन करे, हर किसी की फीलिंग्स को इनकॉर्पोरेट करे, कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में द पावर्स ऑफ द स्टेट, कि कैसे सेंटर एंड फेडरलिज्म एंड स्टेट को क्या पावर्स होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर क्या डिबेट एंड डिस्कशन हुए, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे।